हेलो दोस्तों, तो अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे गॉस का प्रमेय। इसमें हम गॉस का प्रमेय पढ़ चुके थे, गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। गॉस के अनुप्रयोग में हमने देखा था कि किसी चालक तार के कारण, किसी अनंत लंबाई के तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, और किसी समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी गोलीय कोष के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। देखिए, एक समान आवेशित गोलीय कोष मतलब कोई एक गोला होगा, उसमें आवेश एक समान रूप से वितरित होंगे, एक समान रूप से उसके चारों तरफ क्या होंगे, आवेश होंगे। तो उसके कारण उससे कुछ दूरी पर या फिर उस गोलीय कोष के पृष्ठ पर या फिर उसके गोलीय कोष के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ये तीनों हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले फिगर बनाएंगे एक गोलीय कोष का। एक सबसे पहले किसका फिगर बनाएंगे, एक गोलीय कोष बना दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या उपस्थित होंगे, इसके चारों तरफ आवेश विद्यमान होंगे, आवेश उपस्थित होंगे। यहाँ पे इस गोलीय पृष्ठ के चारों तरफ क्या होंगे, गोलीय पृष्ठ के चारों तरफ यहाँ पे आवेश विद्यमान होंगे। ये गोलीय पृष्ठ नहीं है, ये गोलीय कोष है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होंगे, एक मतलब एक समान रूप से आवेश विद्यमान होंगे। इस आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे मान लेते हैं एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये जो गॉस का प्रमेय है केवल गॉसियन पृष्ठ के लिए काम देता है। मतलब ये जो एक बंद पृष्ठ के लिए, जो गॉसियन पृष्ठ है केवल किसके लिए काम आता है, बंद पृष्ठ के लिए। तो एक बंद पृष्ठ हम बनाते हैं, एक यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक पृष्ठ मान लेते हैं इस तरह से। ये गॉसियन पृष्ठ हम मान लेते हैं। कौन सा पृष्ठ मान लिए, तो ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। ये कौन सा पृष्ठ मान लिए, एक गॉसियन पृष्ठ, जो कि एक बंद पृष्ठ होता है, ठीक है। अब इस पे हम एक क्षेत्रफल मान लेते हैं यहाँ पे, जो कि डीए है। कितना क्षेत्रफल मान लिए, डीए क्षेत्रफल है। इस डीए क्षेत्रफल पे ये जो छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं, इस पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और जिस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु का नाम हम पी मान लेते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या मान लिए, डीए। अगर कुल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ए था तो छोटा सा जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डीए। इसका जो सदिश वेक्टर होता है, सदिश क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो इसकी लंबवत होती है, तो इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, जिसको हम वेक्टर डीए से दर्शाते हैं। इसके वेक्टर ई की दिशा मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बताइए। इस पे आवेश है, यहाँ कोई बिंदु होगा, उधर की तरफ ही तो बल लगाएगा, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उधर ही हो जाएगी जिधर डीए की दिशा है। मतलब वेक्टर ई की दिशा उधर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, दोनों क्या होगा, सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी, ठीक। ये तो बिंदु P की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे अच्छा इससे के केंद्र से इसकी दूरी देख लें, अगर इसकी हम त्रिज्या देखें, त्रिज्या हम मान लेते हैं r है, त्रिज्या कितना मान लिए, r। और इसी बिंदु से यहाँ तक की अगर हम दूरी देखें, देखिए यहाँ से ये अंदर वाले की दूरी हम मान लेते हैं, ये वाली कैपिटल R है, और यहीं से ये जो बिंदु P है यहाँ तक की दूरी अगर हम मान लें, ये मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है इस गॉसियन पृष्ठ की, ये मान लेते हैं छोटा वाला r, मतलब स्मॉल r है। और यहाँ पे अगर इसके पृष्ठ पर कोई हम एक बिंदु मान लें, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे P है बिंदु, तो यहाँ मान लेते हैं P डैश है। इस पर भी हम अभी आवेश सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के देखेंगे कितना आ रहा है। इसमें मान लेते हैं P डैश है, यहाँ पे ये भी जो बिंदु है कौन सा है, P डैश है। तो इस पे जो सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी ये भी इधर बाहर की तरफ होगी, उसके लंबवत होता है, तो इसके लंबवत बाहर की तरफ ही तो जाएगा, तो ये वेक्टर डीए की दिशा हो जाएगी, डीए। और इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो भी इधर बाहर की तरफ ही होगी, तो ये वेक्टर ई, मतलब दोनों की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। वेक्टर ई की दिशा और वेक्टर डीए की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी, क्योंकि जो वेक्टर डीए होता है, सदिश क्षेत्रफल जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, तो बताइए इस वाले पृष्ठ के लंबवत तो बाहर की तरफ ही हो। और जो वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जो होती है, देखिए यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे कोई अगर दूसरा आवेश हम रखेंगे तो बल किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी बल की दिशा की तरफ होती है। बना दी। यहाँ पे कोई बिंदु है, ये भी बल उधर की तरफ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर ई की दिशा उधर ही होगी, और इसके लंबवत जो सदिश क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा होती है, तो वेक्टर डीए की दिशा भी उधर की तरफ ही होगी, ठीक। ये जो बिंदु है ये P है, और इस बिंदु को हम क्या मान लिए, तो P डैश मान लिए। एक बार हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले गॉसियन पृष्ठ के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कितना आता है, फिर हम इस
ये जो गोलीय कोष है इसके पृष्ठ पर ही, मतलब यहीं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। फिर इस गोलीय कोष के भीतर के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और देखेंगे कितना आने वाला है। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालें, बाहर के लिए, तो लिखेंगे गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे सबसे पहले, गोलीय कोष के, यहाँ आप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे गोली पहला नंबर है, पहला नंबर डाल देते हैं। क्या लिखेंगे, गोली कोष के बाहर वैद्युत या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है जो वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है, यहाँ लिखते हैं ये कौन सा, गोलीय पृष्ठ के बाहर ये कौन सा पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा, गॉसियन पृष्ठ का कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई सबस्क्रिप्ट ई होता है और किसके बराबर होता है, लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल, गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है बताइए। ये जो होता है फाई सबस्क्रिप्ट ई से लिखते हैं और फाई सबस्क्रिप्ट ई जो होता है कुल वैद्युत फ्लक्स, ये बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या होता है, बराबर होता है। तो ये लिख दिए, ये किसके बराबर होता था, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और जो सदिश क्षेत्रफल होता है, दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे बंद समाकलन इसलिए लगाते हैं कि पूरे पृष्ठ के लिए अगर हमको निकालना है तो बंद समाकलन लगाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जब वेक्टर हटाते हैं तो कॉस थीटा यूज करते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा बंद समाकलन और ई डॉट डी ए, और यहाँ पे वेक्टर हटाए तो क्या यूज करते हैं, तो कॉस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में का कोण कितना है, तो थीटा। यहाँ पे अगर हम आगे देखें, यहाँ पे थीटा का मान कितना था बताइए। यहाँ पे बाहर वाले पृष्ठ के लिए देखिए दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो फिर जब दिशा एक ही तरफ होती है तो थीटा का मान कितना हो जाता है, तो 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा मान कितना रख देंगे, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू बंद समाकलन ई डी ए और कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो गया। अच्छा, कॉस 0 डिग्री का मान बताइए। कॉस 0 डिग्री का मान हमको पता है 1 होता है, सॉरी हाँ यहाँ पे 1 होता है। तो फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू हो जाएगा बंद समाकलन यहाँ पे ई डी ए और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो हमको पता है 1 होता है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आ जाता है। क्या हो जाएगा फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा बंद समाकलन, यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए, इसका 1 में मल्टीप्लाई किया तो उतना ही होगा, हो गया। हमें पता है कि समाकलन उसी का होता है जिसके साथ डी लगा होता है, डी लगा है ए का, मतलब ए के सापेक्ष करना है, तो इसको ए के पास ले जाएंगे, ई को बाहर ला लेंगे। तो क्या हो जाएगा फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर, ई आ जाएगा पहले, ई आ गया पहले, और ये हो गया बंद समाकलन और डी ए यहाँ पर। अब हमें पता है कि अगर हम समाकलन करते हैं, अगर हम ए का करते हैं तो ए आ जाता है, अगर हम समाकलन करेंगे डी एक्स का तो एक्स हो जाता है, अगर हम समाकलन करते हैं डी वाई का तो वाई हो जाता है, ऐसे ही अगर हम समाकलन करेंगे डी ए का तो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम समाकलन करेंगे डी ए का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ए हो जाएगा। तो हो जाएगा फाई सबस्क्रिप्ट ई, यहाँ हो जाएगा फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू ई, और इसका मान क्या हो जाएगा, ए का समाकलन करेंगे तो डी ए का तो ए हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। मतलब यहाँ पर जब समाकलन करते हैं ए के सापेक्ष तो कुछ नहीं होता है बीच में, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब हमको पता है जो ए है एरिया है, और यहाँ पे किसका एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोलीय पृष्ठ का है, गोलीय कोष का एरिया, ये गोलीय कोष का एरिया। अब जो गोलीय कोष का एरिया होता है तो बताइए गोलीय कोष के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके गोली, कोई गोला है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है उसके गोला का फॉर्मूला। अब बताइए यहाँ से केंद्र से इसके, यहाँ से इसके केंद्र से ये किनारे तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो छोटी वाली आर है,
तो इसलिए 4 पाई आर का स्क्वायर, कौन सा आर रहेगा तो छोटा वाला आर रहेगा, क्योंकि हम बड़े वाले बाहर वाले पृष्ठ की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, एरिया की जगह पे एरिया की जगह हम लिख सकते हैं 5 सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ई और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया उसके एरिया का। हमें पता है गॉस के प्रमेय से क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, 5 सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू होता है 5 सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट, ये होता है। यही मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, 5 की जगह पे क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, हमको किसका मान चाहिए, ई का। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ई इक्वल टू क्या लिखा है, क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट लिखेंगे, क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट, और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, नीचे। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे 4 पाई एक्सएलएन नॉट। इसको थोड़ा सही से अगर हम लिखना चाहें, देखिए ई इक्वल टू क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट, क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट, और 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ चला आया, नीचे डिवाइड में। इसको थोड़ा सही से लिखें तो ई इक्वल टू यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एक्सएलएन नॉट, 4 पाई एक्सएलएन नॉट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 4 पाई आर का स्क्वायर था ना, तो हम नीचे भेजेंगे क्या आएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे ये गलत है, आर का स्क्वायर रहेगा। देखिए नीचे क्या आया था, 4 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको थोड़ा अगर हम सही से लिखें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं 4 पाई एक्सएलएन नॉट, तो 4 पाई एक्सएलएन नॉट बचा क्या ऊपर क्यू, तो यहाँ लिख देते हैं, और आर बचा आर का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला आ गया गोलीय कोश के बाहर गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर हमको उसके अंदर का गोलीय कोश के पृष्ठ का अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लिखेंगे दूसरा नंबर, लिखेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी उसके पृष्ठ पर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हमको उसके पृष्ठ पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको देखनी हो, यहाँ पर देखिए, अगर इसके पृष्ठ पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं पर अगर हमको देखनी होगी तो बताइए इससे केंद्र से उसकी दूरी कितनी है, तो r है। बाकी तो इसका वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वेक्टर ई ही है जो यहाँ पे थी, जो सदिश क्षेत्रफल है वेक्टर डी ही है जो कि यहाँ पे था। मतलब ये तो दोनों सेम है, बस अंतर किस में आएगा, दूरी में अंतर आ जाएगा, दूरी बस कम हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली दूरी छोटा वाला आर था, मतलब स्मॉल आर, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर अगर देखना है तो ये वाली दूरी हो जाएगी कैपिटल आर। इसका मतलब छोटा आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर, जब हमको इसके पृष्ठ पर देखना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आर की जगह पे हम कौन सा आर रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू लिखेंगे तब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एक्सएलएन नॉट और क्यू अपॉन, और यहाँ पे देखिए छोटा वाला आर है, हमको छोटा वाले आर के जब क्या लिखना है, बड़ा वाला कैपिटल आर, क्योंकि हम उसके गोलीय कोश के पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या गया गोलीय कोश के पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्सएलएन नॉट क्यू अपॉन आर। अब हम निकालेंगे गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोलीय कोश के क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर लिखेंगे गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमको पता है जो गोलीय कोश के भीतर क्या आवेश थे उसमें। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर था हमारा यहाँ देखिए क्या इसमें गोलीय कोश के भीतर आवेश हैं, तो हमको ये पता है कि गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं है। यहाँ पे गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी आवेश प्लस वाले हैं, कोई एक समान के प्रकार के आवेश हैं। जब एक समान प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। एक दूसरे पे कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। तो अगर ये अंदर की ओर आना चाहेंगे तो इनका क्षेत्रफल कम हो जाता है। इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अंदर की ओर आने पे कम हो जाता है। गोलीय कोश के अंदर आना चाहेंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब प्रतिकर्षण बल लगने के कारण वो दूर हटना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। तो सबसे दूर कब रहेंगे? जब ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर रहेंगे, मतलब बाहर की ओर रहेंगे। इसका मतलब गोलीय कोश के अंदर जो आवेशों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0। इसलिए अंदर के लिए अगर हम निकालेंगे तो Q का मान अंदर क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। देखिए गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो यहाँ के लिए Q का मान कितना होता है? तो 0 होता है। मतलब आवेश वहाँ कितने होते हैं? 0 होता है। लेकिन तब क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला था कि फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू क्या था? फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू 1/4 पाई एक्सालेन नॉट, और यहाँ था Q/r²। तो Q की जब क्या हो जाएगा? 0/r का स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे तो फाई का मान कितना आ जाएगा? फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला आ गया, देखिए यहाँ पे r का स्क्वायर का भाग करेंगे हम 0 में, तो r का स्क्वायर भाग करेंगे 0 होगा। 0 गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी गोलीय कोश के भीतर वो कितनी होगी? तो 0 होगी। तो इस तरह हमने निकाल लिया इसको। ये टोटल तीनों के लिए हम निकाल लिए फॉर्मूला। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी यहाँ पे फाई नहीं रहेगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ना, ई रहेगा। कितना रहेगा? यहाँ पे ई रहेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तो ई का मान कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। ठीक, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं पूरा फिर से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था? यहाँ पे लिखा था वो हेडिंग क्या था? एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमने लिखा था माना एक गोलीय कोश जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस गोलीय कोश के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है? तो ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया, इसके बाहरी वाले इस पे एक समान रूप से क्या लगा दिया? आवेश लगा दिया। इससे स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, और इससे कैपिटल R की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P' ले लिया। यहाँ पे जो स्मॉल r की जो दूरी पर बिंदु P लिया है, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वेक्टर E है, और यहाँ पे जो सदिश क्षेत्रफल है वो वेक्टर D है। और जो सदिश क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ जो वेक्टर E है उसकी दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी गोलीय पृष्ठ के लिए, तो ये भी बाहर की ओर है। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे अंदर वाले पृष्ठ के लिए हो जाएगा, लेकिन अंदर वाले पृष्ठ की त्रिज्या हम कितना ले लिया है? तो r ले लिया है। यहाँ पे अगर हम देखें पहला वाला, अगर गोलीय पृष्ठ के बाहर वाले पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, मतलब ये गॉसियन पृष्ठ के लिए अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, देखिए गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फाई सबस्क्रिप्ट ई इक्वल टू होता है बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और यहाँ पे जब वेक्टर ई और वेक्टर डी ए का वेक्टर को हटाते हैं तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पे कॉस थीटा लगा देते हैं। यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लगाते हैं कॉस थीटा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे थीटा का मान अभी क्या देखे थे? 0 डिग्री था, तो 0 रख दिए, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ समाकलन उसी का होता है जिसके साथ डी लगा होता है, तो समाकलन चला जाएगा डी के पास, और ये आ जाएगा पहले। और इसका जब समाकलन होता है डी ए का तो कितना हो जाता है? तो ए हो जाता है। और एरिया वहाँ पे एक गोलीय कोश है, गोलीय कोश का एरिया फॉर्मूला होता है 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिए 4 पाई r का स्क्वायर। यहाँ पे हमको पता है कि जो फाई सबस्क्रिप्ट ई होता है वो Q/ε0 होता है। क्यों? क्योंकि ये गॉस का एक प्रमेय है। तो यहाँ पे फाई सबस्क्रिप्ट ई की जगह लिख देंगे Q/ε0 गॉस के प्रमेय से, और बाकी का ऐसे लिख दें। हमको निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान, तो इसको 4 पाई r स्क्वायर कहाँ भेज देंगे? नीचे चला जाएगा नीचे। इसको थोड़ा सा सही से लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 लिख दिए यहाँ पे, बचा Q/r का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आगे लिख दिया।
ये हमारा जो आ गया ये गोलीय पृष्ठ के बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर हम गोलीय पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो हमको स्मॉल आर की जगह पे आर रखना पड़ेगा, तो यहीं भी इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया। और गोलीय पृष्ठ के भीतर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो गोलीय पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश नहीं होता है, तो गोलीय पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होंगे तो Q का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। Q का मान कितना लिख देंगे, 0। और क्योंकि जब 0 लिख देंगे भाग करेंगे और इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ गया, 0। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।